हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस क्लासेस। तो आज आप सभी के लिए एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में खास बात यह है कि आपका मैं परिचय कराऊंगा एक ऐसी शिक्षक से जिन्होंने आर एस 2018 में 130वीं रैंक हासिल की है और जो डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर भी हैं, जिनसे काफ़ी अच्छे फ्रेंड रिलेशन हैं। और इनका जो मैंने इंटरव्यू लिया है, इनके बारे में जो बातें मैंने जानने की कोशिश की है, वो आप सभी से मैं शेयर करूँगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस तो देता ही रहता हूँ, बताता रहता हूँ, पर इनके एक्सपीरियंस की बात ही अलग है, क्योंकि इनकी जो शुरुआत होती है लाइफ के अंतर्गत, वो इस पड़ाव से होती है जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो एक दिन जाकर सिविल सर्विसेज में अपनी पोस्ट बनाएगा। आरएएस 2018 में सिलेक्शन देने के साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पर यूपीएससी में भी 2 इंटरव्यू दिए हैं और अभी भी इनकी तैयारी चल रही है। तो आशा करते हैं कि ये आगे यूपीएससी में भी सफल होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ श्री राम सिंह जी गुर्जर जी की, जो कि एक बड़े ही मोटिवेशनल सोर्स हैं, जिनके बारे में आप सुनकर, उनकी कहानी को आप सुनकर आप खुद इंस्पायर होंगे लाइफ में कुछ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात इन्होंने मुझे मजाक में कही थी कि आपके जो चैनल आपने बनाया है, इस पर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, क्योंकि मेरा स्थान इसमें आने वाला है। तो उस समय हालांकि इंटरव्यू नहीं हो पाया किसी वजह से, पर आज ये क्षण आ गया कि उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से उनकी सफलता की कहानी। तो चलिए, सर मेरे सीनियर भी हैं डिपार्टमेंट में। 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 2018 में इन्होंने 130वीं रैंक हासिल की है। तो जानते हैं राम सिंह जी से कि इन्होंने इस लाइन में आने के लिए कहाँ से मोटिवेशन लिया, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में विचार आता है और ये विचार जब तक नहीं आए तब तक सफलता नहीं मिलती। तो ये मोटिवेशन सर को कहाँ से मिला? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने का मोटिवेशन मुझे 7th क्लास में मिल गया था, जब मेरे टीचर एक चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लास में। वो स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में था कि उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो तब उन्होंने मतलब समझाया कि आईएएस आरएएस क्या होता है और प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनते हैं। तो उन्होंने क्या है, बातों बातों में एक भविष्यवाणी कर दी कि अपनी क्लास में से ये मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि राम सिंह एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। बस वो उस दिन दिलो दिमाग में बैठ गई कि कुछ अच्छा ही होता है, कुछ बढ़िया ही होता होगा। तो बस तब से मन में थी कि मैं एक दिन ज़रूर आरएएस आईएएस बनूंगा। तो बीज तो वहीं से बो दिए थे सर ने ही। उसके बाद बस इस सपने को मैंने ज़िंदा रखा। 18 साल की उम्र में मैंने जब इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली थी, तब बीच में माइंड डाइवर्ट हुआ था, क्योंकि उस समय उतना पता नहीं रहता कि कैसे बनना है, क्या करना है। परंतु ये सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से मेरे था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। फिर मैंने इग्नो के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन भी इस हिसाब से की। मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से नॉर्मल बीए की डिग्री ली और उसके बाद मैं यूपीएससी की सीडीएस सीपीएफ एग्ज़ाम देता रहा। और जब मुझे ऐसा मौका मिला कि अब मैं प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता हूँ, तब मैंने पूरी जी जान लगाई और प्रथम प्रयास में आरएएस 2016 में मुझे आरएएस अलाइड में आपके डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। और अभी 2018 में 130वीं रैंक आई है, जो आरएएस या आरपीएस में से कहीं मौका मिलेगा। तो चलिए, सर का जो विचार था वो बचपन में ही आ गया था और विचार को इन्होंने ज़िंदा रखा, ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो सबसे पहले सफलता का जो सूत्र है वो ये है कि आपका विचार होना चाहिए और उस विचार पे पूरा आपका फोकस होना चाहिए। तो चलिए सर से जानते हैं कि आपने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई, या किस तरह से इन तीनों चरणों को आपने फेस किया? आरएएस की रेगुलर स्टडी तो मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मैं साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। परंतु जैसे जैसे इसकी डेट आती थी, प्रीलिम्स की डेट आ गई, मेंस की डेट आ गई या इंटरव्यू की, तो उससे कुछ समय पहले मैं पूरे जी जान से लग जाता था। जैसे आरएएस 2018 की बात करें, तो मैंने 17 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो उस साल फिर इसका जस्ट 2 महीने बाद आरएएस का प्रीलिम्स था। तो उस दौरान मैंने तैयारी की और उसमें भी एग्ज़ाम का श्योर नहीं था कि आगे बढ़ेगी या भी होगी। तो तब मैं तैयारी नहीं कर रहा था इसकी, यूपीएससी में लगा हुआ था। बट 15 दिन पहले फिर मैंने पूरे जी जान से इसकी तैयारी की, एक स्ट्रेटेजी बनाई, और जिसकी मैं डिटेल में आपको प्रीलिम्स की पूरी कैसे कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में या डिटेल में, वो एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। सेम फिर मेंस में हुआ। जब प्रीलिम्स के बाद मेंस का ये लगा कि अब 4 महीने बाद होगी, तो उस टाइम मैंने काफ़ी मेहनत की, शॉर्ट नोट्स भी बनाए, टेस्ट सीरीज़ भी दी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की। और जनवरी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मैं बेस्ट प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि पहले जनवरी में एग्ज़ाम था। बट बाद में वो पोस्टपोन्ड हो गया और तब मैंने फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स आ गया था नेक्स्ट, तो मैं फिर से यूपीएससी में लग गया और यूपीएससी का उस साल मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया था। तो जब फिर से इसका मेंस 1 साल बाद हुआ लगभग,
तो यूपीएससी के प्रीलिम्स और इसके मेंस में 20 दिन का टाइम था। उसी टाइम मैंने फिर से पहले जो नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ किया और जितना मैं कर सकता था उतना किया, और सेम इंटरव्यू में हुआ। इंटरव्यू का भी पोस्टपोन बार बार होता रहा था, उसकी भी इतनी रेगुलर तैयारी हुई नहीं। 10 दिन पहले पता लगा कि आपका इंटरव्यू है, तो उसकी भी फिर वही झटमंगनी पटवा के हिसाब से ही तैयारी करके आरएएस का एग्ज़ाम दिया। बट पहले से अनुभव था, यूपीएससी में भी इंटरव्यू दिए थे, तो इतनी दिक्कत ना हुई और ठीक ठाक सी रैंक मिल गई। चलिए, बताया प्री मेंस के लिए तो सर अलग से आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू की बात जब आपने की तो सर इंटरव्यू का इतना जो मुद्दा चल रहा है कि किसी के 80 नंबर हैं, 85 नंबर है, किसी के 25 नंबर है, तो इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा जो मार्क्स का फ्लक्चुएशन है वो सीट को ऊपर नीचे कर देता है यहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप इस बार? मुझे आप टीचर कम और पत्रकार ज़्यादा लग रहे हैं। पहले आप ये क्लियर कर दें कि ये इंटरव्यू है या इंटरोगेशन है। एनीवे देखिए, जैसे आपने बताया इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एक कैंडिडेट के 40 मार्क्स आते हैं और एक के 80 मार्क्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस है। एक की 600 रैंक आएगी और एक टॉप 100 में आ जाएगा। तो जिसको कम आएंगे उसको तो हमेशा कास रहेगा ही। जैसे मान लो मेरे को 64 मार्क्स मिले हैं, वो अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, एवरेज मार्क्स कह सकते हो आप। बट अब मुझे भी ऐसा लगता है यार 80 आ जाते तो मतलब टॉप 50 में आ जाते। परंतु इसमें क्या है, बहुत से, मैं जैसे इंटरव्यू कहता हूँ, थोड़ा लक फैक्टर रहता है इसमें बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में जानी चाहिए। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका मूड कैसा है, आप कितनी तैयारी अच्छे से करके जा रहे हो। फिर जो इंटरव्यू बोर्ड में जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो मार्किंग करने में कैसे हैं। कुछ बोर्ड मेंबर्स काफ़ी लिबरल रहते हैं तो ठीक ठाक मार्क्स देते हैं, कुछ थोड़े टफ मार्किंग करते हैं। तो अभी आपका लक है कि आप कौन से बोर्ड में आपका नंबर आया है। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंटरव्यू जाता कैसे है। कई बार आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं बट वो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे और आप सिंपल से जवाब देंगे तो फिर सिंपल से मार्क्स आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें शुरू में इंटरव्यू नॉर्मल जा रहा था बट लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हो और सीआरपीएफ में हो आप, और आपकी बटालियन सामने खड़ी है और आपको उसको एड्रेस करना है और आपके पास 3 मिनट का समय है। तो मैंने अपने नेवी के अनुभव से, जो कमांडिंग ऑफिसर ने कभी लेक्चर दिए थे हमें आते, उनसे सुन के जितना भी सीखा था और जो प्रैक्टिस की थी उसके बेस पे मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया और वो स्पीच मैंने दे दिया। मेरी तरफ से तो फुल एफर्ट लगाया मैंने जोश वोश के साथ, तो उसमें आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। परंतु उससे नेक्स्ट ईयर फिर मैंने यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें से उन्होंने सवाल पूछे और मैंने जवाब दिए, मतलब ऐसा कुछ खास हुआ नहीं जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो फिर मार्क्स भी एवरेज मिले। हाँ, तो ये इंटरव्यू में मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि कैसे जाएगा उस दिन, कैसी परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं। तो अब इस बार आरएएस में जैसा मैंने परफॉर्म किया मुझे लगता है ठीक ही मिल गए। आई एम हैप्पी। अब जिसको कम मिले हैं वो तो खैर हमेशा देखो थोड़ा तो रहता ही है, बट बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई यदि ये सोचे कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, बाकी लोगों के 80 आ रहे हैं, 85, मेरे 40 आए हैं, ये सोचो अगली बार आपके फेवर में जाएगा सब कुछ, और थोड़ी अच्छे से तैयारी करके जाओ, और या फिर रिटर्न में इतना स्कोर कर दो कि ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए, सर ने सवाल को थोड़ा सा घुमाया भी, पर आपका एकदम सटीक मार्गदर्शन भी किया जो ज़रूरी था, जितना आवश्यक था आपके लिए। तो चलिए, यहाँ पे एक बात करते हैं कि अभी जैसे इंटरव्यू के रिज़ल्ट आ गए हैं और हर कोचिंग संस्थान में एक होड़ मची है कि हमारा विद्यार्थी है, ये हमारा विद्यार्थी है। और एक दूसरा ही पहलू इसका ये भी है कि अभ्यर्थियों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन सी संस्था के नोट्स पढ़ लें। वो एक ही नोट्स पूछना चाहते हैं कि इसका हमें पार्टिकुलर बता दो और हमारा काम चल जाए। तो इन दोनों बातों को सर समझाइए अभ्यर्थी को। देखिए, कोचिंग के मामले में ऐसा है कि अब जो मार्केट चल रहा है यूट्यूब वगैरह का, या इसमें कि सब क्लेम करते हैं हमारे इतने स्टूडेंट हैं, हमारे इतने। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएएस की एग्ज़ाम जैसे लंबी जर्नी है, तीन साल लग जाते हैं लगभग। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, अलग अलग कोचिंग से कुछ हेल्प तो लेता है। जैसे मैंने पतंजलि आईएएस में टेस्ट सीरीज लिखी मेंस के लिए, और मॉक इंटरव्यू दिया मैंने, एक ही मॉक इंटरव्यू दिया था निर्माण आईएएस में। तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये 2 संस्थाएं थी जिनका मेरी सफलता में योगदान रहा है। मैं किसी भी कोचिंग का क्लास स्टूडेंट नहीं रहा। परंतु वैसे देखोगे तो जैसे दृष्टि आईएएस है, उसके विकास देवी कीर्ति सर की वीडियो मैंने इतने देखे हैं कि उनसे भी मुझे मदद तो मिली है। सरस्वती आईएएस हैं, उनके राजेश मिश्रा सर से, उनके वीडियो भी मैं देखता रहता हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनके, जैसे मैंने मरुनाल की वीडियो देखे हैं इकोनॉमी के लिए। ऐसे और भी बहुत से चैनल हैं जिससे कुछ ना कुछ देख लिया होगा, तो उनका इनडायरेक्टली योगदान तो है ही। परंतु ये तो कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
वो स्टूडेंट्स को क्लियर बताएं कि हमारे इंटरव्यू के स्टूडेंट्स रहे हैं, ये मेंस के रहे हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट्स का अलग से बताना चाहिए। तो इस हिसाब से अब वो कोचिंग करें तो गलत है। यदि मेरा नाम कहीं आप देखते हो तो मुझे बताओ। और नोट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभ्यर्थी चाहता है कि उसको एक कोचिंग के पार्टिकुलर नोट्स बता दे और उससे काम हो जाए। देखिए, अब किसी एक कोचिंग के नोट से काम चल जाए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा क्या है, जैसे मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरी जो तैयारी का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। जो जो मैंने यूपीएससी में पढ़ लिया, मैं उसको आरएएस के लिए नहीं पढ़ता था। आरएएस के जो अलग से टॉपिक थे जो यूपीएससी से हटके हैं, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और कोचिंग के नोट्स भी मैंने अलग अलग कोचिंग के नोट्स ले लिए थे। कुछ के मार्केट में मिल रहे थे, उनके ले लिए। कुछ के बुक से मैंने पढ़ लिए। परंतु उसकी बजाय मैं ये कहूँगा, आप टॉपिक वाइज जाओ। यदि सिलेबस का एक एक टॉपिक है, उसके नोट्स आप खुद बना लो। खुद का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाओगे, वो आप कहीं से इकट्ठा कर सकते हो। जैसे मान लो हम फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल लें, तो उसमें से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप देखो कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस। फिर सिलेबस का पार्ट देख लो कि फंडामेंटल राइट्स में और क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो कि सबसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन से हैं, क्या कोई किसी कमेटी ने कुछ कहा है क्या, या इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। उसका आधा पेज का शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, जिसकी डिटेल में हम मेंस में चर्चा कर लेंगे। परंतु किसी एक कोचिंग के नोट से काम चल जाए तो ऐसा देखो मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसा फॉलो किया नहीं है। बाकी बेहतर तो ये है कि आप टॉपिक वाइज जाओ और जिस कोचिंग का जहाँ से जो अच्छा मिल जाए उसको एक साथ इकट्ठा करके अपना फाइनल कर लो कि इस टॉपिक के लिए मैं अब यहाँ से पढ़ूंगा। अब वो किसी भी कोचिंग का रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, यही बात मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि किसी एक कोचिंग के भरोसे या किसी एक नोट्स के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहें। कुछ अपना ऐड ऑन करते रहें, एक्स्ट्रा इसमें इनपुट डालते रहें, क्योंकि ओवरऑल जो पेपर है वो आपका यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट बात है कि आपने यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए और मेरा भी यही अनुभव रहा है यूपीएससी में। तो अभ्यर्थियों के सवाल आते हैं कि यूपीएससी और आरएएस की तैयारी क्या साथ करनी चाहिए या इन्हें एक तैयारी को छोड़ देना चाहिए? और साथ में सर यहाँ पे ऑप्शन बी की भी जो बात चलती है कि सिविल सर्विसेज में आने से पहले क्या हमें कोई दूसरा कैरियर रखना चाहिए अपने हाथ में? देखिए, ऑप्शन बी वाला मुझे बहुत लोग पूछते हैं आजकल। इसमें फिर ये कैंडिडेट्स के लेवल पे पता लगेगा कि जैसे कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, अभी कौन किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। जैसे मान लो जो बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, है ना, तो यूपीएससी में बिल्कुल प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। कि एग्ज़ाम की ऐसी जर्नी है कि इसमें काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपका हो ही जाएगा। परंतु जब आप तैयारी करते हो तो फिर ये नेगेटिव चीज़ें तो नहीं सोचनी चाहिए, पूरे जोश जुनून से ही लगना चाहिए। तब तो आप यही सोचोगे कि मेरा होगा, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, घर से भी ज़्यादा दबाव नहीं है, उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए। उनको तो प्रॉपर पहले यूपीएससी कर रहे हो तो उसी की करो। और बेटर तो ये रहेगा कि पहले यूपीएससी करो, क्योंकि उसमें 3 साल में 3 अटैम्प्ट दे लोगे। और आरएएस में तो एक में थोड़ी सी गलती होगी तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। और बाकी जिनका मान लो बीच वाला सा कंडीशन है कि जिनको जॉब चाहिए भी, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा मारामारी भी नहीं है कि 5 दिन में ही सड़क पे आ जाएंगे, ऐसे लोग मैनेज कर सकते हैं। जब आरएएस का एग्ज़ाम आए तो आरएएस का दे लो, अदरवाइज़ यूपीएससी में ध्यान रख लो। और कुछ जो प्रॉपर आरएएस की कर रहे हैं तो उनको फिर प्लान बी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लंबा टाइम लेती हैं एग्ज़ाम। इतने दिन तक फिर कोचिंग के पैसे लग जाएंगे। यदि जयपुर जैसी जगह या जोधपुर जैसी जगह में आप रूम लेके रहोगे तो वहाँ और ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो पहले जो छोटी एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई कर लो और उसके बाद आरएएस का एग्ज़ाम दे लो। तो प्लान बी ठीक है, अच्छा रहता है। ओवरऑल जो वेब सीरीज़ थी उसका भी एक्सपीरियंस सही था कि लाइफ में प्लान भी तो होना ही चाहिए। तो सर से अगली बात पूछते हैं कि जो नेवी का बैकग्राउंड रहा है वो कितना काम आया सिविल सर्विसेज में आपके? देखिए, नेवी ने तो मुझे, एक तरीके से देखोगे तो नेवी ने ही मुझे आरएएस में सेलेक्ट कराया। अब प्रत्यक्ष तौर पे नॉलेज ऐसे तो काम नहीं आया, बट मैंने नेवी से क्या क्या सीख लिया। मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हुआ नेवी में हुआ, मैंने डिसिप्लिन सीखा वहाँ, और इंग्लिश मैंने वहाँ से सीखी। खास करके इसका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे मेरी जर्नी रही है। तो इसके अलावा भी जैसे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और सिटीज़ में घूमने का मौका मिला, वहाँ पे ऑफिसर से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। सीनियर्स ने ऐसी ट्रेनिंग दी मुझे कि मुझे भी याद है, रात को भी हम उठ के इंग्लिश में बोलने लग गए थे। तो ऐसे मतलब उस दौर से गुजरे, तो उससे ऐसा बन गया मैं ऑटोमेटिक कि जब मैं आरएएस की तैयारी करता था मुझे अपने सपने के अलावा दिखता नहीं था। मैं मेहनत करता रहा। और मुझे कई लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि इस उम्र में कैसे, मतलब अभी मैं वैसे 30 साल का हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, परंतु हमेशा यंग फील होता है। जैसे हम परेड ग्राउंड में रहते हैं तो उसमें फिर आपकी उम्र नहीं देखी जाती, सब 18 साल के हैं। तो जब मैं नेवी की यदि अपनी 8 साल निकाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो 21 साल का हूँ अभी। तो वो एनर्जी लेवल मेरे में तो हमेशा उतना ही बना रहता है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो नेवी का बहुत योगदान रहा है, उसे तो मैं काफ़ी सैल्यूट करता हूँ।
चलिए सर, का नेवी का जो बैकग्राउंड है उसने काफ़ी हेल्प की है, और आपका जो एक लाइफ स्टाइल बन जाता है वो काफ़ी हद तक आपकी सक्सेस को डिसाइड कर देता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और जिन्हें डर लगता है कि क्या हम इंटरव्यू दे पाएंगे, सिविल सर्विसेज में कभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि वो उनमें ना तो सेल्फ मोटिवेशन होता है और ना उनमें बाहर निकलने की कोई इच्छा होती है। ठीक है, वो घबराते हैं क्योंकि हिंदी भाषा भी ढंग से नहीं बोल पाते। तो उन अभ्यर्थियों को आप कैसे इंस्पायर करेंगे? देखिए, सच है कि जो थोड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से आएंगे या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आएंगे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा इफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, नेचर है, वो देखना पड़ेगा। इसमें आपकी जो रैंक आती है वो मेंस के एग्ज़ाम में आपकी जो कॉपी है, ऐसा बोलते हैं, कॉपी बोलती है, उसमें आप जो लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे उसके आधार पर रैंक होगी। अब वो लेवल, वो उतना अच्छा लिखने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को, उतनी तो करनी पड़ेगी। अब जो पहले से मान लो अच्छी स्कूल में पढ़े हुए हैं, जिनका पहले से ही सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो साहब गरीब हूँ, मेरा तो होगा नहीं। आपको उस लेवल पे तो आना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा ही ये कहता हूँ कि बेचारा बन के या किसी से सहानुभूति लेके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद कोई याद भी नहीं करता, और याद करना भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली तो आपको अपना लेवल रेज करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। क्योंकि कई बार कोई टैलेंट के भ्रम में रह जाता है कि मैं सिर्फ टैलेंट के दम पे भी हो जाऊंगा, वो भी संभव नहीं है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। लेकिन जो हार्ड वर्क करेगा तो वो, उसकी पृष्ठभूमि कैसे भी रहो, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि उस लेवल पर आने के लिए, बट अंधेर नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप में हार्डवर्क करने की काबिलियत है और करना चाहते हैं तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा, अपने आप। और कई अभ्यर्थियों के ये सवाल होते हैं और कई अभ्यर्थियों की ये मानसिकता भी होती है कि सिविल सर्विसेज में वो सिर्फ प्रतिष्ठा और पावर के लिए आना चाहते हैं, बाकी उनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता, पर वो ये चाहते हैं कि एसडीएम की जो उनको गाड़ी दिखती है, जो उनका रुतबा दिखता है, सोशल प्रेस्टीज से प्रभावित होकर आते हैं। तो ये अभ्यर्थी को कितना समझना चाहिए कि प्रतिष्ठा और पावर ही इस सर्विस के अंग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें भी वही है, कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई मान लो कि अब 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ही सोच लेते हैं, उनको तो इतना सब पता नहीं रहेगा, उनके दिमाग में तो शुरू में पावर प्रतिष्ठा ही दिखेगी। बट जो खास करके 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं या जो भी थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, उनके लिए तो ये है कि उनको पहले से पता कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जनता की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये सब जितना जल्दी पता कर लो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि सर्विस में आने के बाद भी निराश होते हैं लोग, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और पावर प्रतिष्ठा के लिए तो नहीं, बट जिस स्पिरिट से आप एग्ज़ाम के दौरान आपके साथ जब जब भी गलत होता है, जैसे छोटे से एग्ज़ाम के लिए कोचिंग में गए, कोचिंग वाले ने थोड़ा गड़बड़ किया, टाइम पे क्लास नहीं ले रहे, तो हमेशा स्टूडेंट के अंदर में लगता है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो गलत नहीं होना चाहिए तो वो समाज की सभी चीज़ों के लिए है। जिस पोस्ट पे भी आप रहो, आपका जो भी ज्यूरिडिक्शन रहे, उसमें उस स्पिरिट से काम करो कि यहाँ तो एटलीस्ट मैं गलत नहीं होने दूंगा या मैं गलत नहीं करूँगा। यदि ऐसा करोगे तो मुझे लगता है हमेशा मोटिवेट रहता है आदमी और करेगा। और सिर्फ पावर और प्रतिष्ठा के लिए आए तो फिर मेंटली प्रिपेयर तो रहना चाहिए कि कभी कभी जनता जूत भी मारती है। तो चलिए, ये पावर प्रतिष्ठा जो है ये तो सिर्फ एक वो भाग है जो आपको दिखाई देता है, बाकी जितनी आपकी पावर है उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतनी ही हेक्टिक आपकी जॉब है। ये हमेशा तीनों का कनेक्शन हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि जॉब में एसडीएम बन जाए या डिप्टी बन जाए, उसके बाद आप आराम से रहें, आपको कोई परेशान नहीं करे, तो ये तो बिल्कुल आप वो गलत सोच रहे हैं, एकदम विपरीत सोच रहे हैं। तो चलिए सर से पूछते हैं कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच में ये रहता है कि सिलेक्शन कहाँ से होगा, और कई अभ्यर्थी जो हिंदी भी नहीं जानते, जैसे आपने शायद एक वाकया मुझे बताया भी था, तो वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, वैसे आरएएस के एग्ज़ाम में तो मीडियम का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदी से भी अच्छी रैंक आती हैं, इंग्लिश से भी आती हैं। बल्कि ये कहूँगा कि यहाँ तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत है, वो राजस्थान जीके के लिए बेचारे परेशान रहते हैं कि कहाँ से अच्छे मटेरियल सोर्स मिल जाए उनको। बट फिर भी मैनेजेबल है, ट्रांसलेट करके लिख ही देते हैं वो, तो हिंदी में तो बिल्कुल ऐसा इश्यू है नहीं। अब दूसरा ये है, जैसे आप कह रहे हो कि जिनको हिंदी भी नहीं आती है, ये भी नहीं है,
तो जैसे मैंने पहले बताया, इस एग्ज़ाम के लिए आपको उस लेवल पे तो आना पड़ेगा जहाँ से आपका सिलेक्शन हो। उसके लिए हिंदी नहीं आती है तो हिंदी सीखो, इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखो, और सीखने का यही तरीका है कि हार्ड वर्क करो। और उसके लिए फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ, जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी तो मैं ट्रेनिंग में गया था INS चिल्का। हाँ, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो उसमें जब पूरे बैच को सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर सर आते हैं और वो एड्रेस करते हैं, तो उन्होंने 15 से 20 मिनट का अपना स्पीच दिया। उसमें से मुझे जेंटलमैन के अलावा कुछ समझ आया नहीं कि इन्होंने क्या कहा है, पूरा इंग्लिश में दिया, क्योंकि मैं गांव से गया था। और भी जैसे शुरू शुरू में वो कहते चलो बकेट लेके आओ सब, अब मैं सोचता रहता था बकेट क्या है, तो बाकी लोगों को देखता था क्या उठा के ले जाते हैं, वो साथ लेके चलना है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं। बट तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसे बेचारा बन के तो नहीं रहूँगा। साथ वाले क्लासमेट थे जो इंग्लिश मीडियम से आए थे, वो थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाते थे मेरा कि ऐसे बोलता है, वास्तव में अति आवश्यक, वो उनके समझ नहीं आता था। बट फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सीनियर से भी सीखा, ट्रेनिंग में भी सीखा। मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू किया, डेली के 10-10 स्पेलिंग लिखना शुरू किया। जैसी टूटी फूटी इंग्लिश मुझे आती थी, वो जूनियर के सामने, सीनियर के सामने, जैसे मान लो बाहर खड़ा होकर बोलना है तो उसमें पसीने आ रहे हो, तब भी चाहे आंखों में आंसू टाइप भी आ जाते कई बार, बट फिर भी बोलता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एम ये रहता था कि यदि ऑफिसर बनने की सोच रहा है ना, यदि बनना भी है तो उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ पढ़ते रहने से, या मुझे कोई ऐसे कह दे कि हाँ बनना है, एक दिन बन जाएगा, तो उससे नहीं होगा। उसके लिए जो चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस हेजिटेशन से ओवरकम किया, और आपको जानकर है मतलब खुशी होगी कि अल्टीमेटली मैंने, जो हमारे बैच का जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मैं फर्स्ट था अपने, और मुझे फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में मिला था, इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही। तो ऐसे इम्प्रूव चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आप कह रहे थे जिनको हिंदी नहीं आती है वो हिंदी सीखें, थोड़ा टाइम लग सकता है परंतु सीख सकते हैं। चलिए सर, लास्ट बात करते हैं यहाँ पे कि आपने इस पूरे सफ़र के दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, और ये मोटिवेशन आप उन अभ्यर्थियों को कैसे देना चाहेंगे जो अंतिम रूप से इंटरव्यू देने के बाद भी अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। देखिए, इंटरव्यू देने वाले सभी कैंडिडेट्स को तो मैं ये कहूँगा कि चाहे रैंक 1 हो, चाहे मेरा लेवल हो 130वीं रैंक पे, या जो 1000वीं रैंक पे उसका लेवल, उसमें मैं बिल्कुल डिफरेंस नहीं समझता हूँ। क्योंकि इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, इसमें आपकी कॉपी किसके पास गई है, वो लिबरल है नहीं है, 2 एग्जामिनर हैं तो वो 5-7 नंबर का वैसे डिफरेंस आ ही जाता है। क्योंकि आइडियल कंडीशन तो कभी भी नहीं हो पाती, जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शंस हैं उसके थ्रू ही जाते हैं हम, किसी भी सिस्टम में रहें। फिर इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जो अभी जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो दोबारा से मेहनत करें, और अगली बार पक्का आपकी रैंक आएगी। लास्ट ईयर 2016 में जब मुझे अच्छी रैंक नहीं मिली थी तो मुझे लगता था मैंने तो अपना बेस्ट एफर्ट डाल दिया और टॉप 100 में आने वाला था, बट नहीं हुआ। तब मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूँगा ऐसा जो मेरी इस बार आएगी। बट फिर मैंने ये सोचा कि बाकी लोगों से मैंने कम परफॉर्म किया है, अगली बार बेटर परफॉर्म करेंगे, और इस बार हो गया। और दूसरा, इन्होंने कहा कि आप मोटिवेट कैसे रहते थे, तो उसके देखो कई तरीके हैं। एक तो सेल्फ मोटिवेशन जितना अच्छा रहता है उसकी तो कोई होड़ नहीं है, बट फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जैसे जो मैं करता था, अपने जो खास दोस्त हैं, है ना, आपके जो चाहने वाले हैं, उनसे ऐसे वादे इरादे कर दो जो आपको बीच बीच में पिंच करते रहें। जैसे मैं अपने दोस्त को कहता था कि अगली बार तैयार रखना, माला वाला पहनानी पड़ेगी गाँव में आऊँगा तो, और नाम देखना अपना लिस्ट में नाम मिलेगा, है ना। एक जैसे आपको बताता हूँ मैं कि 16 का जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने, मेरा हुआ नहीं फाइनली, अच्छी रैंक नहीं मिली, तो मैंने व्हाट्सएप पे लिखा कि सक्सेस इज जस्ट डिलेड नॉट डिनाइड एंड माय सन हैज सेज टू राइज अगेन। तो इससे फिर जब भी मैं व्हाट्सएप पे देखता था मोटिवेट रहता था। और अब जिन लोगों ने मेरी स्टेटस देखी होगी तो वो भी इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि कब सूर्य उदित होने वाला है। तो जब इस बार रिजल्ट आया तो फिर मैंने वो स्टेटस चेंज की और लिखा कि माय सन हैज़ राइजन विथ ए बैंक विथ रैंक 130। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, है ना। उनको कहते रहो दोस्तों को कि इस बार बन के आ रहा हूँ RAS ऐसे। बट यूट्यूब पे और पूरे गांव में मत कह देना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीने नहीं देंगे, है ना। चलिए, तो ये थे राम सिंह जी, इनसे हमने चर्चा की, आपका इंट्रोडक्शन करवाया इनसे, और सर से हम गाइड लेते रहेंगे आपके लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि इनकी पर्सनल जो रणनीति थी वो क्या थी हर एग्ज़ाम के स्टेज के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने इतना ही बनाया, और जाते जाते सर से हमारे चैनल के बारे में सलाह पूछ लेते हैं, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो सर भी उसमें से थे जो प्रारंभिक सब्सक्राइबर्स में थे। अब तो सर मैंने यहाँ पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया है तो आप क्या कहना चाहें? देखिए, जब फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे डिपार्टमेंट में तो मुझे पता लगा कि इन्होंने चैनल बनाया है। तो मैंने इनको ये कहा कि यार मेरा इंटरव्यू कब ले रहे हो तो उन्होंने बोला सर रिजल्ट आते ही लूँगा। और आज वो
दिन भी आ गया जब ले रहे हैं। चैनल पे पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, जितने गरीब लोगों की मदद कर सकते हो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो। मैं तो आपसे यही कहूँगा, प्रमोशन का तो मुझे करना नहीं आता। चलिए, ये तो सब मजाक की बातें थी। तो फिर भी ये ऐसी शख्सियत थी तो जिनका मैं चाहता था कि आप सबसे ये मिलें, क्योंकि जो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं तो वो वैसे ही हमारे लिए बड़े सम्माननीय होते हैं, और उसके बाद ये जब सिविल सोसाइटी में आते हैं और अच्छे पद पे जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें होती है जनता को भी, और इनकी भी काफ़ी आकांक्षाएं होती है कि जनता के लिए हम इतना कुछ करें। तो सर से हम मिलेंगे, जब ये पोस्टेड हो जाएंगे हम देखेंगे एसडीएम मिलता है या डिप्टी मिलता है सर को, तब हो सकता है आपका यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी दिखाने का मौका मिले सर के साथ। तो क्यों सर, ट्रेनिंग सेंटर दिखाएंगे सभी कैंडिडेट्स को? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो ये चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी उधर खुद ही आ जाएं। मोटिवेशंस की जो पंक्तियां हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में अपनाई वो क्या है, तो चलिए सुनते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखता हूँ, वो इकबाल की शायरी है, उसी से मैं फिनिश करना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो ये पंक्तियाँ इन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी की हैं, और आप सभी लोगों के लिए ये अवेलेबल रहेंगी, कोई भी आपको मार्गदर्शन चाहिए हो। इसके अलावा इनकी जो बुक लिस्ट हैं, जो प्री मेंस की स्ट्रेटजी है, उस पर हम सर से वापस डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।